चलिए तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल की बात करेंगे। हम लोग जरा ध्यान से समझना है आपको किसकी बात करने जा रहे हैं। फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं। अब देखो फ्री रेडिकल इतना पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये हो जाता है फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये कंप्लीट होता है फिर हम लोग इनके कर जाएंगे मैकेनिज्म पे। जितना भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो सारे इम्पोर्टेंट रिएक्शन को हम लोग देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप जो अगला देखने जा रहे हो इंटरमीडिएट, उसका नाम है फ्री रेडिकल। देखो यार, फ्री रेडिकल कहते हैं किसको है। इफ कार्बन एटम इफ कार्बन एटम कंटेन सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन एटम पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे। जैसे कि मान लो कि मैंने ऐसा लिखा, देखना है जरा ध्यान से। सपोज करो मैंने ये लिखा, तो यहाँ पे देखो कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, जो सिंगल डॉट दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा सिंगल डॉट दिखाई दे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ऐसा लिखा है, सपोज ये लिखा मैंने, ये फ्री रेडिकल है। सपोज कि मैंने ऐसा लिखा है, ये भी आपका फ्री रेडिकल है। तो अगर कार्बन पे सिंगल डॉट दिखाई दे दे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे। सबसे फर्स्ट बात तो ये दिमाग में रखना है। दूसरा बात कि केसो आप देखो, अगर मैं बात करूँ फ्री रेडिकल में, तो जैसा कि आपको पता है कि केसो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 2 4 2 6 1 7, देखना है 2 4 6, और ऊपर वाला जो सिंगल डॉट है उसको मिला के 7। तो इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है वो 7 है। फिर से बोल रहे हैं, जरा ध्यान से समझिए, जो बात बोलना चाह रहे हैं उस बात को समझना है आपको। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि वो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 2 4 6 1 7, इलेक्ट्रॉन 7 है, मतलब कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ऑक्टेट है। तो वैसी स्थिति में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू, अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो आपको दिखाई दे रहा है वो कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है मीन्स क्या कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और यदि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो जैसा कि हमें पता है कि जिसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है वो काम करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ध्यान से समझिएगा, हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल is electron deficient compound, electron deficient compound। Hence it act as किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो बैठा लेना आपको, अगर कोई पूछे कि फ्री रेडिकल किसके तरफ बिहेव करता है तो आपको जवाब देना है कि फ्री रेडिकल का जो बिहेवियर होता है वो आपको इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। जो फ्री रेडिकल है वो किसका काम करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल का। अगर सिंगल डॉट है तो आपको फ्री रेडिकल कहना है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करो बाबू, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, ध्यान से सुनिए, हाइब्रिडाइजेशन की बात करने जा रहा है। अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, पहले तो ये देखो, आप देखो इस तरह से सिंगल डॉट है। हाइब्रिडाइजेशन निकलता कैसे हो, आप जानते हो कि हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। और सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, देखो ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। फिर देखो ये भी सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा तो 3 हो गया, लोन पेयर 0 हो गया, तो वैल्यू 3 हो जाएगा। 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो फ्री रेडिकल का अगर हाइब्रिडाइजेशन आपसे कोई पूछे तो आपको जवाब ये देना है कि सर जो फ्री रेडिकल है वो कैसा हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो वन बाय वन आप चलो तो फिर से एक बार मैं बोल दूं, क्या मैंने बोला, अगर कार्बन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है तो आपको क्या बोलना है, फ्री रेडिकल बोलना है। जो भी फ्री रेडिकल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जो कि जिसको इलेक्ट्रॉन से लविंग हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। अब मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन वाइज आपको दिखाई दे रहा है कि कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइज है। चलिए अब उसके बाद हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया। अगर शेप की बात करते हो बाबू, तो शेप जो है ये शेप हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, मतलब सॉरी, अगर शेप की बात कर रहे हैं तो कहेंगे ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर
प्लेनर नेचर का शेप होगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। शेप भी बात कर ली, हाइब्रिडाइजेशन की भी बात कर ली। नोटेबल पॉइंट एक और है बाबू जिसको आपको बैठा के चलना है। जैसे कि मान लो कि अगर जैसे ये सी डॉट है, सी डॉट से अगर आपको कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो, तो वैसी स्थिति में जो ये सिंगल डॉट जो है, ये जो फ्री रेडिकल का जो काम कर रहा है, ये लोन पेयर की तरह बिहेव करने लगता है। क्या मैंने बोला, इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट, तो वैसी स्थिति में जो सिंगल डॉट है, वो सिंगल डॉट क्या काम करता है, एक्ट एज अ लोन पेयर। अब लोन पेयर का काम करता है, तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो हाइब्रिडाइजेशन वाइज आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन आप क्या कहोगे, हाइब्रिडाइजेशन कहोगे सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो देखो यार, 3 सिग्मा तो है ही, और सिंगल डॉट अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहा तो उस केस में सिंगल डॉट लोन पेयर के काम करता है, तो 3 1 4 हो जाएगा। 4 में आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होने वाला है, sp3 होने वाला है। तो बाबू पहले तो जो मैंने बोला है वो टर्म को आप समझो। मैंने क्या क्या बताया आपको, सबसे पहले तो जो टर्म बताया, क्या बताया कि अगर काफी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे मान लो मैंने बोला CF3 है, अब देखो CF3 डॉट है, तो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो आप कहोगे सिग्मा प्लस लोन पेयर, 3 सिग्मा है और डॉट एक लोन पेयर का काम करेगा, तो 3 1 4 4 मतलब sp3। तो जनरली आपको ये बात को भी बैठा के चलना है। ऐसे बोले जैसे CH3 डॉट बोल रहे हैं, तो सीधे बोलना है sp2। जितना भी फ्री रेडिकल है वो sp2 है। टर्म्स कंडीशन है, अगर बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हो, जैसे देखो फ्लोरीन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वैसी स्थिति में जो सिंगल डॉट का बिहेवियर जो होता है बाबू, वो लोन पेयर की तरह काम करता है। और यदि लोन पेयर की तरह काम करेगा तो सिंपल सी बात है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा क्या, आपने ये देखा ना कि कैसे अगर मैं फ्री रेडिकल की बात करूँ तो फ्री रेडिकल को आप इस तरह से बनाओगे, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो आप बोलोगे 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, और जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, वो काम करता है आपको पैरामैग्नेटिक का काम करता है। तो आपको बोलना है कि जो फ्री रेडिकल है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। फ्री रेडिकल कैसा नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक होगा। अब देखो बाबू, जैसा कि आपको देखे हो कि जो ये सी डॉट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या हम लोग यहाँ पे एक वर्ड बोल सकते हैं, क्या क्या वर्ड बोलेंगे बताओ, हम लोग ये बोलेंगे कि जितना भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा वो क्या करेगा, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो होगा बाबू, वो क्या करेगा, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनर है तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कमी कैसे पूरा होगा, जब देने वाला ग्रुप होगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा। जबकि अगर मैंने ऐसा कहा, ध्यान से समझिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है, डोनर में तो आपको पता ही होगा, बोलने की जरूरत नहीं है, क्या क्या होगा, प्लस एम प्लस एच प्लस आई। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होगा वो, जैसे कि माइनस एम माइनस एच माइनस आई। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप जो है डिक्रीज डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को वो क्या कर देगा, घटाने का काम करेगा। तो मतलब मेरी बात को समझने की कोशिश करो, दो फैक्ट है, अगर डोनर मिल रहा है तो वो क्या कर रहा है, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को बढ़ा दे रहा है, जबकि वहीं पे अगर एक्सेप्टर ग्रुप है तो वो क्या कर रहा है, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को घटा रहा है। तो दो फैक्ट है, डोनर वाला क्या करेगा, डोनर वाला बढ़ाने का काम करेगा, एक्सेप्टर वाला क्या करेगा, घटाने का काम करेगा। चलिए अब नेक्स्ट टर्म की ओर प्रोसीड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला है। अब चलो हम लोग आगे बात करते हैं, ध्यान से समझना, मैं इस पे कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे मान लो बाबू मैंने ऐसा लिया है, CH3 डॉट है, CH3
CH2 डॉट है, CH3 CH3 डॉट है। फिर है आपको CH3, यहाँ देखो दे दिया है CH3 और यहाँ भी है CH3 डॉट है। तो आप जरा ध्यान से देख के हमें ये बताओ कि अगर मैं बोलूँ तो इसमें तो आपको अल्फा एच जीरो मिल रहा है। फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है, इसमें अल्फा एच 3 मिल रहा है। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ अल्फा एच 6 मिल रहा है, यहाँ की बात करूँ तो यहाँ अल्फा एच 9 मिल रहा है। अच्छा वो एक चीज़ और जरा ध्यान से समझना, ध्यान से बात को समझिएगा। ये जो फ्री रेडिकल है, मान लो कि मैंने ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी कहा है, इसे सी का डी का है। स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं बाबू, तो स्टेबिलिटी वाइज आपको पता है कि कैसे आप स्टेबिलिटी को एनालाइज करोगे। सिंपल सी बात है, जब ये स्टेबिलिटी बोल रहा है तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा स्टेबिलिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और डोनर कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे, अल्फा एच जितना ज्यादा होगा डोनेटिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को उतना ही ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा। तो बस आपको ये देखना है कि किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। तो सबसे ज्यादा अल्फा एच है डी में, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डी वाला डोनेट करेगा, तब सी वाला करेगा, तब बी वाला करेगा, तब ए वाला करेगा। तो उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जल्दी से देख लो। स्टेबिलिटी वाइज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा डी का, फिर होगा सी का, फिर होगा बी का, फिर होगा ए का। अब वो इसी वाइज हम बोल सकते हैं, देखो डी में फ्री रेडिकल जो है वाला कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसे कहेंगे 3 डिग्री आर डॉट, फिर कहेंगे 2 डिग्री आर डॉट, फिर कहेंगे 1 डिग्री आर डॉट, और लास्ट में कहेंगे CH3 डॉट। ये स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल है। स्टेबिलिटी ऑफ क्या है, फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है आपका ये है जो मैंने लिखा है, इसको जुबान पे भी आपको रखना है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो आपको सिंपली क्या बोलना है कि सर देखो सबसे ज्यादा स्टेबल जो फ्री रेडिकल है वो स्टेबल फ्री रेडिकल क्या होगा, 3 डिग्री आर डॉट होगा, फिर क्या होगा 2 डिग्री आर डॉट होगा, उसके बाद क्या होगा 1 डिग्री आर डॉट होगा, सबसे लास्ट वाइज बात करें तो वो बाबू CH3 डॉट होगा। तो आपको बैठा लेना है क्यों ऐसा हो रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, जितना ज्यादा बाबू इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी होगा। डोनर ग्रुप क्या करेगा, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। अब चलिए जैसे कि मैं अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि मैंने ऐसा कहा, सपोज ऐसा लिया है, मैंने बोला कि आप ऐसा करो, आप यहाँ पे ऐसे दे दो। देखो बाबू ये दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि बताइए क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप अगर देख रहे हो तो ये सिस्टम बाबू कॉन्जुगेटेड है, क्योंकि देखो ये फ्री रेडिकल एक सिंगल पाई, फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन होगा। ये भी सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, जबकि ये सिस्टम नॉन कंजुगेटेड है। अब ध्यान से बाबू अगर मैं इसकी बात करूँ, ABC कह रहा हूँ, तो देखो कंजुगेशन की बात करोगे तो यहाँ एक कंजुगेशन है, जबकि बी वाले में बात करोगे तो 2 कंजुगेशन है, सी में तो कंजुगेशन दिख ही नहीं रहा है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी फैक्टर से चलूँ तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें ज्यादा कंजुगेशन होगा। तो आप उस वाइज क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा कंजुगेशन सर बी ऑप्शन में है, तो बी बोलेंगे, बी के बाद क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, और सबसे लास्ट में क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। सिंपल सा दिमाग में बैठा लेना है कि जितना ज्यादा कंजुगेशन होता है बाबू स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा बढ़ता है। मतलब आप सिंपल वे में जान लो कि सी ऑप्शन की जो बात की, सी पीछे फिकाने के पीछे कारण है कि सी में तो कंजुगेशन है ही नहीं, और यदि कंजुगेशन नहीं है तो कहाँ से वो स्टेबल होगा। अब चलो जैसे कि मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया, सपोज मैंने बोला कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, और देखो हमने ये दे तो दिया है, अब पूछा है ऐसे, ध्यान से देखना, मैंने ऐसा ले लिया है, CH2 डॉट कह रहा है, यहाँ देखो बाबू कह रहा है CH2 डॉट OMe कह रहा है, यहाँ देखना है आपको CH2 डॉट यहाँ पे OH कह रहा है, और बाबू यहाँ देखो
यहाँ आपको दिखाई देगा CH2 डॉट, यहाँ फ्लोरीन दिखाई देगा। छोटू अगर मैं बात करूँ तो आपको दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो प्लस एम होगा, यहाँ भी लोन पेयर है तो प्लस एम होगा। हेलोजन का अदर के रिस्पेक्ट में बात करें तो माइनस आई इफेक्ट होगा, तो माइनस आई हमने लिख दिया है। अब वो देखो, जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने क्या बताया था कि जितना भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है वो फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो अगर मैं उस बेसिस पे बात करूं तो आपको दिखाई दे रहा है कि प्लस एम आपने जाना है कि किसका ज्यादा होता है, OH का प्लस एम ज्यादा होता है OMe से। फिर से बोले बाबू, ये सब जुबान पे होना चाहिए, नहीं भी है तो अभी सुन लिए हो, दिमाग में बैठा लो। ये दिमाग में रखना भी है कि प्लस एम किसका ज्यादा है, OH ग्रुप का ज्यादा होता है। प्लस एम किससे ज्यादा होता है, OMe ग्रुप से ज्यादा होता है। तो बाबू अगर मैंने ऐसा कहा है तो आप इसके बेसिस पे बात क्या कहोगे? आप सिंपली ये बोलोगे ना, सर देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो सबसे ज्यादा तो सी होगा क्योंकि सी का प्लस एन ज्यादा है, उसके बाद बी होगा। अब सर देखो, डी में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, माइनस आई लग रहा है, जबकि ए में कोई एक्सेप्टर नहीं है, तो ए होगा और लास्ट में क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। चलो इस पे और सारा क्वेश्चन लेते हैं तो और क्लियरिटी आएगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब देखो बाबू, मैंने क्या किया है कि कुछ ऐसा दे दिया आपको। मैंने बोला CH2 डॉट ले लो, यहाँ CH3 ले लो। फिर मैंने बोला CH2 डॉट ले लो, यहाँ पे CD3 ले लो। फिर मैंने बोला CH2 डॉट ले लो, फिर मैंने बोला CT3 ले लो। ठीक है ना? अब देखो बाबू, ये क्वेश्चन दे रहा है और आपसे बोल रहा है कि ये सब बताना हमें है क्या, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना। नॉर्मल सिंपल सा लॉजिक लगाओ। जो मैंने आपको क्या बोला, मैंने सिंपली आपको एक बात बोला है कि जैसा कि आप जान रहे हो कि इसका भी प्लस एच लगेगा। कैसे प्लस एच लग जाएगा बाबू, इसके रिस्पेक्ट में सी डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, उसमें जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी प्लस एच प्लस एच प्लस एच लगेगा। अब प्लस एच हमें पता है सबसे ज्यादा प्लस एच होता है CH3 का, फिर होता है CD3 का, अब वो लास्ट में जो होता है वो CT3 का होता है। तो आप कॉमन सेंस लगाओ ना, जितना ज्यादा प्लस एच होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जितना ज्यादा डोनेट करेगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा बढ़ाएगा। तो चलो उसके बेसिस पे क्या कहोगे वो, प्लस एच अगर CH3 का ज्यादा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा A, फिर होगा B, फिर होगा C। चलो मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैंने बोला स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल आपको बताना है। स्टेबिलिटी ऑफ क्या बताना है, फ्री रेडिकल बताना है। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। छोड़ो, अब जरा ध्यान से देखो बाबू, अच्छा से फोकस करते हुए ध्यान से सुना है। मान लो कि मैंने लिखा CH2 डॉट, यहाँ लिखा CH3, फिर मैंने लिखा यहाँ पे ऐसा लिखा है CH2 डॉट, यहाँ लिखा CD3, फिर मैंने ऐसा लिखा है, इस तरह से लिखा है, ध्यान से CH2 डॉट CT3। छोटू जैसा कि तुम देख रहे हो ये चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी। और हमें पता है वो कि मेटा पोजीशन ऐसा पोजीशन होता है जहाँ रेजोनेंस का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, नहीं होता है। तो आप सिंपली क्या सोचोगे, आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, सर क्या लगा देंगे, प्लस आई लगाएंगे, क्योंकि मेटा पे ओनली इंडक्टिव लगता है और इंडक्टिव में अल्काइल ग्रुप है तो इसका प्लस आई लगेगा। प्लस आई वाइज अगर हम बात करें तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होता है, प्लस आई CT3 का होता है, तब होता है CD3 का होता है, तब होता है CH3 का होता है। तो उस वाइज सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि जितना ज्यादा प्लस आई होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा डोनेट करेगा, और जितना ज्यादा बाबू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो उस वाइज अगर मैं स्टेबिलिटी वाइज बात करूं तो स्टेबिलिटी वाइज क्या बोलेंगे, C, तब बोलेंगे B, तब बोलेंगे A। मतलब मैं एक बार फिर से बोल दूं आपको कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, एकदम दिमाग में बैठा लो आप उस फैक्ट को, उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करेगा, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है बाबू, तो चलिए और सारा क्वेश्चन पे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो बाबू, मैंने अगला क्वेश्चन ऐसे लिया है, मैंने बोला कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ऐसा बोल रहा है बाबू। और जरा ध्यान से अच्छा से समझो, ये कह दिया कि कंपेयर करना है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, और आपको ऐसा दे रहा है CF3, CH2 डॉट CCl3,
CH2 डॉट CBr3, CH2 डॉट CI3। देखो ये दे दिया है आपसे, क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है हमें कि क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो नॉर्मल वे में आप सिंपली ये बोल दो ना बाबू कि सो सर CF3 CCl3 CBr3, सर इसका माइनस H लगेगा, इसका माइनस I लगेगा, इसका माइनस I लगेगा, इसका माइनस नहीं लगेगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं ना बाबू कि माइनस H से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज्यादा डीस्टेबलाइज करेगा, तो स्टेबिलिटी ड्रास्टिकली घट जाएगा। तो उस वाइज अगर मैं बात करूँ A B C D वाइज बात करूँ तो माइनस अच्छा लग रहा है ना बाबू, तो ज्यादा खींच रहा है तो ज्यादा स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो सोचो कि किससे ज्यादा घटाएगा तो सबसे पीछे तो बी फेंक आ जाएगा। अब सोचो माइनस साइज सबसे ज्यादा किसका होता है, CF3 का होता है, तब होता है CBr3 का होता है, तब होता है CI3 का होता है। तो छोटू देखो CI3 का सबसे कम है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा D, डी के बाद होगा सी के बाद होगा ए, तब होगा बी। सर बी क्यों फेंक दिए, वैसे तो माइनस आई होता है CF3 CCl3 CBr3 CI3। तो बाबू CCl3 का देखो यहाँ पे माइनस एच लग रहा है, माइनस एच स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, तो ज्यादा घटाएगा तो स्टेबिलिटी को ज्यादा मतलब कि पीछे फेंक देगा। और जो कम खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो ज्यादा स्टेबलाइज होगा उस वजह से वैसे। अब चलो जैसे कि मैंने एक और क्वेश्चन लिया, मैंने बोला स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बताने में, स्टेबिलिटी ऑफ क्या बताना है, मैं फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। अब ध्यान से छोड़ो, ध्यान से समझना बाबू, जैसा कि मैंने बोला फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको अगर बताना है तो आप जरा ध्यान से देखो, ऐसा दे दिया आपको CH2 डॉट दिया है, यहाँ CF3 दिया है, फिर मैंने बोला CH2 डॉट दिया है, यहाँ CCl3 दिया है, फिर देखो यहाँ पे CH2 डॉट दिया है बाबू, CBr3 दिया है, और छोटू यहाँ देखो CH2 डॉट दिया है बाबू, और यहाँ CI3। छोटू आपको पता है ना कि मेटा पोजीशन पे ओनली इंडक्टिव लगता है, इंडक्टिव लगता है तो बाबू क्या बोलोगे, माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई ऑर्डर। अब सबसे ज्यादा माइनस आई हमें पता है, माइनस आई सबसे ज्यादा होता है CF3 का, फिर होता है CCl3 का, फिर होता है CBr3 का, फिर लास्ट में होता है CI3 का। तो उसके बेसिस पे बाबू अगर बात कर रहे हैं तो चलिए ABCD, उसके बेसिस पे अगर आप बात करते हो तो जिसका माइनस आई कम होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो D, तब होगा C, तब होगा B, तब होगा A। देखो CCl3 बीच में आ रहा है, जबकि उसमें देखो CCl3 लास्ट में जा रहा था, क्यों लास्ट में जा रहा था बात समझ में आ गया होगा। इसलिए जा रहा है क्योंकि बाबू देखो CCl3 की अगर आप बात करते हो तो CCl3 में आप क्या कहोगे, सिंपल सा आप बोलोगे कि सर CCl3 में क्या लग रहा है, माइनस अच्छा लग रहा है, जबकि वो इस जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे कोई और ना ही मेसोमेरिक लगता है ना ही हाइपर लगता है, ओनली फॉर क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये वो कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिसको आपको बैठाना है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया। देखिएगा क्वेश्चन है बाबू तुम्हारा जेई में सॉरी एम्स 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से, कब का है, एम्स 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पूछा जा रहा है। एक में दे दिया है CH3 CH डॉट CH3, सेकेंड में दे रहा है बाबू, सेकेंड ऑप्शन अगर आप देखते हो तो सेकेंड ऑप्शन में दे रहा है आपको कुछ इस तरह से दे रहा है CH2 डॉट। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड में बाबू कुछ इस तरह से दे रहा है CH2 डॉट CH CH3 CH3। फोर्थ में देखो छोटू कैसा दे रहा है CH2 डॉट CH3। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये 19 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से आपको समझना है कैसे आप प्रोसीड करोगे क्वेश्चन को। देखो वो नॉर्मल वे में अगर हम लोग बात करें तो अगर आप चलना है तो इस तरह से चलते हैं लोग। आप देखो सबसे पहला तो आपको दिखाई दे रहा है कि सिर्फ फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन होता है तो अल्फा एच चेक कर लेते हैं। अल्फा एच कितना दिखाई दे रहा है बाबू, देखो 6 अल्फा एच है। देखो ये फ्री रेडिकल कॉन्जुगेटेड है तो ये कंजुगेशन में भाग ले रहा है। यहाँ देखो अगर मैं अल्फा एच की बात करूँ तो फ्री रेडिकल से जुड़ा ये वाला कार्बन अल्फा है, और इस कार्बन में देखो हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, एक, तो अल्फा एच एक हो जाएगा।
ये फ्री रेडिकल से जुड़ा कार्बन अल्फा है, इसमें हाइड्रोजन देख लो कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। अब सिंपल है बाबू, एकदम नॉर्मल वे में चलना है। हमें क्या चलना है कि सो सर जितना ज्यादा अल्फा एच है वो उतना स्टेबल हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा कंजुगेटेड सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है किसके रिस्पेक्ट में, नॉन कंजुगेटेड सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तो बाबू उस वाइज बोलेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो 2 के बाद क्या बोलोगे छोटू, देखो अल्फा सबसे ज्यादा किस में है, फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट, उसके बाद होगा फोर्थ, और फोर्थ के बाद होगा थर्ड। प्लस आई वाला, प्लस आई मत लगाने लगना, इंडक्टिव बाद में सोचना होता है, सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन सोचना होता है। कंजुगेटेड सिस्टम है वो, इसलिए सबसे आगे निकल गया, तो इसलिए मैंने क्या किया, 2 को पहले दिया है, उसके बाद 1 लिखा है, फिर 4 लिखा है, क्योंकि 4 वाले में देख रहे हो आपकी अल्फा एच कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। और सबसे लास्ट में एक चला गया छोटू, क्या लास्ट में बाबू चला गया थर्ड नंबर, ऐसा क्यों हुआ है, इसका सिंपल सा कारण ये है बाबू कि जो आपका जो फर्स्ट नंबर है ना, सॉरी थर्ड नंबर जो है बाबू, उसमें देख रहे हो आपकी कि अल्फा एच कितना हमें मिल रहा है, अल्फा एच हमें 1 मिल रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये था एम्स 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन। थोड़ा सा देखते हैं जेई के क्वेश्चन पे भी जो पूछा गया है, करवाते हैं हम आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा बाबू। क्वेश्चन ये है आपका, ध्यान से देखो बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। और देखो वो क्या क्या कह दिया है इसमें, तुमको क्या ऑप्शन क्या क्या दिया गया है वो पहले देख लो। ऑप्शन में है बाबू तुम्हारा CH3 हॉल 2 CH डॉट है, उसके बाद है C6H5 हॉल 2 CH डॉट है, फिर कह रहा है CH3 हॉल 3 C डॉट है, फिर कह रहा है CH6H5 हॉल 3 C डॉट है। देखो चलो ये दे दिया है, अब तुमको बोल रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। बाबू सिंपल है, आप क्या करो, CH डॉट है, CH डॉट से 2 CH3 जुड़ा हुआ है, जोड़ दो। देखो CH डॉट है बाबू, C6H5 का मतलब होता है बेंजीन रिंग लगाना है हमें, इसको ऐसे कर दीजिए। फिर देखिए 2 C6H5 है, 2 6H5 का मतलब 2 बेंजीन रिंग लगा देना है आपको, लगा दो। फिर देखो बाबू यहाँ C डॉट है, C डॉट से कितना CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3, तो 3 CH3 ग्रुप जोड़ दो। फिर अगला में देखो छोटू, अगला में क्या दिखाई दे रहा है, सी डॉट से C6H5 3 बार जुड़ा हुआ है, तो 3 बार बेंजीन रिंग जोड़ देना है आपको। अब मैं बात करूँ, अगर कंजुगेशन की बात करूँ तो यहाँ अल्फा 6 है, यहाँ पे अगर कंजुगेशन की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे दोनों तरफ कंजुगेशन है, मतलब कि यहाँ पे आपको कंजुगेशन वाइज क्या बोलोगे कि सो यहाँ पे इससे भी कंजुगेशन मिल रहा है, इससे भी, मतलब कि कंजुगेशन बाय 2 बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग बोलो या फिनाइल बोलो, जो भी बोलो, बेंजीन रिंग ही लिख देगा, समझ में आ जाता, ठीक है ना। और यहाँ पे अल्फा एच की बात कर रहे हो बाबू, तो देखो कैसे सोचोगे आप, ध्यान से देखना, ये 3 अल्फा एच, 3 6 3 9 अल्फा एच है बाबू, तो यहाँ अल्फा एच 9 होगा। यहाँ देखो अगर मैं फ्री रेडिकल की बात कर रहा हूँ, तो फ्री रेडिकल में आप क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है ना कि सो कंजुगेशन बाय 3 बेंजीन रिंग, बस अब हो गया यार। कंजुगेटेड सिस्टम तो ज्यादा स्टेबल होता है बाबू, तो सबसे ज्यादा कंजुगेशन, 2 सिस्टम कंजुगेटेड है, एक तो अगर मैंने इसे A B C D का है, तो सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे ज्यादा कंजुगेशन किस में मिल रहा है, आप देख लो कॉमन सेंस से, आपको कंजुगेशन मिल रहा है D वाले में मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा D स्टेबल होगा, तब होगा B, उसके बाद अल्फा एच से आएंगे, तो इसमें अल्फा एच 6 है, A में, C में 9 है, तो उसके बाद होगा C, तब होगा A। तो बाबू ये ऑर्डर हो गया आपका, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गया होगा, तो फ्री रेडिकल को कैसे आपको ट्रीट करना है ये भी बात समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना है बाबू। तो ये था आपका फ्री रेडिकल का। अब देखो बाबू, हम एक काम करते हैं, हम क्लीवेज की बात करते हैं, बॉन्ड क्लीवेज की बात करते हैं, बॉन्ड क्लीवेज की बात करते हैं। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का टूटने की बात करते हैं। देखो बॉन्ड क्लीवेज, अब बॉन्ड क्लीवेज बाबू 2 तरह से होता है। पहला क्लीवेज होता है जिसको कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है बाबू। और दूसरा क्लीवेज होता है छोटू, जिसको कहते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज।
हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अब देखो वो जो होमोलाइटिक क्लीवेज की बात करें, मतलब दो तरह का क्लीवेज है आपके पास, कौन कौन सा है? होमोलाइटिक क्लीवेज है, दूसरा कौन सा क्लीवेज है? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज है। तो अगर मैं होमोलाइटिक क्लीवेज की बात करूं तो आप जरा ध्यान से समझना, अच्छा से समझो बात को। जैसे कि मान लो बाबू मैंने लिखा है सपोज कि कोई सिस्टम ले लिया एक्स वाई। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये क्लीवेज कैसा है? होमोलाइटिक है। कैसा क्लीवेज है? होमोलाइटिक क्लीवेज है। अगर होमोलाइटिक क्लीवेज बोल रहा है तो याद रखिएगा होमोलाइटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो पहला तो नोटेबल पॉइंट ये बैठा लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। मैंने क्या बोला? नोट का पॉइंट ये है कि बाय द हेल्प ऑफ होमोलाइटिक क्लीवेज, बाय द हेल्प ऑफ होमोलाइटिक क्लीवेज। बहु होमोलाइटिक का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो इक्वली होगा तो आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इक्वली तोड़ोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है छोटू, इसी सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे? वो फ्री रेडिकल कहेंगे। तो होमोलाइटिक क्लीवेज में बाय द हेल्प ऑफ होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज फ्री रेडिकल विल फॉर्म, फ्री रेडिकल विल फॉर्म। होमोलाइटिक क्लीवेज से क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ये बात को बैठा लीजिए। जब भी कभी होमोलाइटिक क्लीवेज की बात की जाएगी तो उससे क्या फॉर्म होगा? फ्री रेडिकल बनेगा। अच्छा एक बात बताओ बाबू, एक बात, क्लीवेज की बात कर रहे हैं, मतलब कि बॉन्ड क्लीवेज की बात कर रहे हैं। बॉन्ड क्लीवेज, हम लोग बोलेंगे बॉन्ड क्लीवेज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के। क्यों मैंने ऐसा बोला? सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। सोचो जितना ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है बाबू, वो जल्दी टूटना पसंद करेगा ना, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा उसका। अगर स्टेबल फ्री रेडिकल है तो उसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, स्टेबल नहीं है तो बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो बॉन्ड क्लीवेज जो है, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलो, जो बोलो आप, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल सकते हो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल के। अगर होमोलाइटिक क्लीवेज की बात कर रहे हैं तो जितना ज्यादा स्टेबल रेडिकल होगा वो जल्दी टूट जाएगा, और जितना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा उसका बॉन्ड क्लीवेज उतना ही ये होगा। मतलब कि स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो बॉन्ड क्लीवेज घटेगा। आप ऐसे समझो ना, आप इस तरह से बात को समझो, जरा ध्यान से समझो। बॉन्ड क्लीवेज मतलब बॉन्ड टूटना है। तो बॉन्ड टूटना है बाबू, तो आप इसको, सॉरी इसको ऐसे मत लिखो, आप सीधे ऐसे लिखो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए क्या बोलोगे? जो स्टेबल है, आप ऐसे सोचो ना, जो स्टेबल है जिसका स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल का होगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा, ठीक है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर कम होगा तो वो जल्दी टूट जाएगा। लेकिन जो स्टेबल नहीं है वो जल्दी टूटना पसंद नहीं करेगा, नहीं करेगा तो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तोड़ने के लिए, बीडी का फुल फॉर्म आपको समझ में आ रहा है? बीडी का फुल फॉर्म क्या है? बीडी का फुल फॉर्म है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बाबू बैठा लीजिए, बीडी का मतलब हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इनवर्सली है स्टेबिलिटी, एक बार फिर से बता रहा हूँ, सोचो, दिमाग लगाओ। अगर रेडिकल स्टेबल है तो स्टेबल है तो जल्दी बनना पसंद करेगा, जल्दी बनना पसंद करेगा तो जल्दी टूट जाएगा। अब जल्दी टूट जाएगा तो सिंपल सी बात है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अनस्टेबल है तो जल्दी टूटना पसंद नहीं करेगा, नहीं करेगा तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? वो चीज जल्दी बनना पसंद करता है जो स्टेबल होता है। और वो जल्दी बनेगा तभी जब जल्दी टूटेगा, टूटेगा कब? जब स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होगा? ज्यादा होगा। अब वो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में देखो, जैसे कि मान लो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की बात करते हो, जैसे मान लो एक्स वाई है, और मैंने कैसा क्लीवेज करवा दिया है? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाया। तो वो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से आपको बनता है एक्स प्लस प्लस वाई माइनस। जनरली तो आप अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हो, जैसे मान लो आर एक्स है, तो आर एक्स है तो इसका अगर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाओगे तो क्या बनेगा? आर प्लस प्लस एक्स माइनस के फॉर्म में टूट जाएगा, मतलब प्लस बन रहा है। प्लस का मतलब क्या हो गया? देखो प्लस का मतलब हो गया कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। मतलब कि सो आप ऐसे बोलो नोटेबल पॉइंट में कि बाय द हेल्प ऑफ हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज with कार्बोकेटायन फॉर्म होगा।
कौन सा चीज फॉर्म्ड होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म्ड होगा। तो वो उसके बेसिस पे हम लोग बात करें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ सी प्लस के। अब चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप ये बैठा ना, छोड़ो ये बात को बैठा लो आप कि अगर मतलब होमोलाइटिक क्लीवेज की बात की जा रही है तो फ्री रेडिकल बनेगा, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की बात की जा रही है वो तो कार्बोकेटायन बनेगा। दो टर्म को एकदम सिस्टमैटिकली बैठा लेना है। होमोलाइटिक क्लीवेज से क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, सॉरी सॉरी सॉरी, होमोलाइटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल बनता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। और ये जब लिख लीजिएगा तो इसके बाद, ये लिखने के बाद यहाँ से ये वाले टर्म को लिख लीजिएगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो इनवर्सली होगा स्टेबिलिटी, क्योंकि जितना स्टेबल कार्बोकेटायन है वो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा तो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है। चलिए तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, आप कुछ से पूछ रहे हैं, आपको बताना है कंपेयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ, ठीक है, ऑफ होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज क्लीवेज। अब छोटू देखो जरा, होमोलाइटिक क्लीवेज बोलते ही एक बात तो तय कर दिया कि कैसा क्लीवेज बोल रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज बोल रहा है बाबू। तो एक बात तो तय है, एक मिनट जरा रुक जाइए, हम आपको थोड़ा सा क्वेश्चन भी देते हैं, ध्यान से सुनना छोटू। देखो बाबू ये बॉन्ड को क्लीव करना है, क्लीवेज किसका करना है, इस बॉन्ड का क्लीवेज करना है। तो बॉन्ड कैसा क्लीवेज करना है, होमोलाइटिक। होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है आप बताओ, अभी आपने क्या पढ़ा, होमोलाइटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से देखो H हट जाएगा, जैसे ही H हटेगा बाबू तो बन जाएगा CH3 डॉट H डॉट। ए में, बी में देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 डॉट। सी में क्या बनेगा छोटू, CH3, यहाँ देखो CH3 डॉट। अब छोटू तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा बाबू कि H डॉट क्या किया, H डॉट भी है बाबू, ऐसा नहीं कि H डॉट नहीं है, लेकिन H डॉट है, लेकिन सब में H डॉट कॉमन है ना बाबू। तो हम लोग देखेंगे सिंपल सी बात है, सारा में एच एच है तो एच एच से तो काम होगा नहीं, क्योंकि सबके लिए कॉमन है। आप चाहो तो लिख सकते हो, आप बस ये बात को दिमाग में बैठाओ कि होमोलाइटिक क्लीवेज बोल रहा है तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा तो देखो ये सी डॉट से कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ अल्फा एच 0 है। देखो यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो तो सी डॉट से ये कार्बन जुड़ा है जिसमें अल्फा एच 3 है, और यहाँ पे बात करोगे तो सी डॉट से ये कार्बन जुड़ा है तो अल्फा एच 9 हो जाएगा। अब जैसे कि हमें पता है कि जितना ज्यादा अल्फा एच होता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, तो स्टेबिलिटी वाइज हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सी का, फिर होगा बी का, फिर होगा ए का। क्यों हमने ऐसा बोला, क्योंकि जितना ज्यादा अल्फा एच होता है बाबू उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी भी होता है। तो बात को बैठाइए, होमोलाइटिक क्लीवेज की जब भी बात की जाएगी तो कैसे देखना है। आइए कुछ अच्छे बुक से क्वेश्चन भी हम आपको करवा देते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा और पीछे जितना भी मैं बता रहा हूँ उसको रिवाइज भी करते चलना है। चलिए देखिए ध्यान से, अच्छा से सुनिए। देखो वो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, क्या क्या पूछा जाता है, आइए क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। जैसा कि देखो वो क्वेश्चन ऐसा है, आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सो होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड, होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ, होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड एनर्जी, CH बॉन्ड फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड ऐसा बोल रहे हो, एनर्जी रिक्वायर्ड पूछा जा रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या कह दिया है पहले ये देख लो। क्वेश्चन इस तरह से दे दिया है आपको, ये H है, यहाँ भी H है, और फिर छोटू देखो यहाँ भी H दिया हुआ है बाबू। तो वो एक बात बताओ हमें, होमोलाइटिक क्लीवेज बोल रहा है, ये ए है, बी है, सी है, एनर्जी जो स्टेबल होगा उसमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा क्योंकि वो जल्दी टूट जाएगा, जो स्टेबल नहीं होगा उसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। छोटू अगर मैं ऐसे बोलूँ तो आप यहाँ से क्या करोगे, CH बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला हाइड्रोजन को हटाना है, होमोलाइटिक है तो फ्री रेडिकल बनेगा। फिर देखो बाबू यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा,
और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा। देखो छोटू ये कंजुगेशन में जा रहा है जबकि कंजुगेशन यहाँ 1 है। यहाँ पे बात करोगे तो कंजुगेशन 2 है और यहाँ तो कोई कंजुगेशन ही नहीं है। तो आप एक एक कर करके बात करो। जैसे कि पहले आप स्टेबिलिटी निकालो। स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा पहले ये बताओ। स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सी के बाद होगा आपका ए के बाद होगा बी। और स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर होता है एनर्जी रिक्वायर्ड का। तो जो ज्यादा स्टेबल है उसमें कम एनर्जी चाहिए, जो कम स्टेबल है बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी रिक्वायर्ड सबसे ज्यादा किसका होगा, बी का, फिर होगा ए का, फिर होगा सी का। ठीक है ना। तो बात एकदम समझ में आ गया होगा, जो मैंने बोला है वो बात को समझ लो। इस तरह से आपको चलना है वो। क्या मैंने बोला, बी के बाद ए के बाद सी। क्या करना, सिंपल है, एनर्जी का ऑर्डर निकाल लेना। एनर्जी का ऑर्डर निकालने के बाद उसको रिवर्स कर देना। जो रिवर्स करोगे वही क्या होगा, बॉन्ड इन डिसोसिएशन। पहले सिंपल स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो स्टेबल होगा उसमें कम एनर्जी चाहिए, जो लिस्ट स्टेबल है उसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। उसके बेसिस पे आप काम करोगे। चलो जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन और लिया, वो जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। अच्छा से आपको ध्यान से फोकस करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो क्वेश्चन तुमको ऐसा कह रहा है, बोल रहा है कंपेयर बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सी एच बॉन्ड। और छोटू देखो ये दे दिया है, इस तरह से दिया जा रहा है आपको। बोल रहा है यहाँ पे लगा दिया है CH3, यहाँ लगा दिया है CH2, यहाँ H सेकेंड में लगा रहा है। बाबू जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे है छोटू इस तरह से। एक मिनट में देखो, सेकेंड में जो तुमको दे दिया है छोटू, ऐसा दिया है, ये है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ से CH3 है और यहाँ से है CH2, यहाँ H। फिर बाबू इसको मार्किंग कर दिया गया, लेबलिंग दे रहा है। फिर देखो थर्ड में आपको कह रहा है बाबू ऐसा दे रहा है, CH2, यहाँ H, फिर यहाँ देखो बाबू दे रहा है CH3। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आपसे बोल रहा है बॉन्ड का एनर्जी बताना, CH बॉन्ड एनर्जी। क्या करोगे चलो पहले ये बताओ। सबसे पहला तो काम मेरे ख्याल से आप यही करने वाले हो कि सर अगर ऐसा बोल रहा है ना सर, तो ऐसा करते हैं इस तरह से। पहले हम लोग यहाँ CH3 है, बॉन्ड क्लीवेज करवाओगे तो यहाँ पे बन जाएगा फ्री रेडिकल, ये फर्स्ट में है। सेकेंड वाले में अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड में आप कैसे लिखोगे, देखो ये है, यहाँ है CH3 और यहाँ है CH2 डॉट हो जाएगा। थर्ड की बात करूँ तो थर्ड में आप कैसे लिखोगे, थर्ड वाले में ऐसे कुछ लिखोगे, CH2 डॉट और यहाँ लिखोगे CH3। बस हो गया यार। अब चलो कंजुगेशन करवा देते हैं, ध्यान से देखना है। यहाँ पे फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन, फिर यहाँ पे आएगा पाई और फिर यहाँ पे आएगा पाई। देखो बाबू कंजुगेशन पहले देख लो कितना बार हो रहा है, 1 2 3 बार हो रहा है। और 3 बार के बाद जो फ्री रेडिकल बनेगा वो कहाँ पे बन जाएगा, देखो फ्री रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा आफ्टर कंजुगेशन। ध्यान से समझना। पहले मैंने क्या किया, H को हटाया, कंजुगेशन करवाया। कंजुगेशन जैसे ही करवाओगे बाबू तो कंजुगेशन के बाद फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, मतलब ये वाले कार्बन पे बनेगा। बताओ पहले कंजुगेशन बताओ कितना है, ये बताओ एक एक कर करके चलो। 3 कंजुगेशन और फ्री रेडिकल जो बन रहा है वो कितना डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है, 3 डिग्री R डॉट बन रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे कंजुगेशन करवाना है तो कंजुगेशन करवा देते हैं। कैसे करवाएंगे, फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन। देखो यहाँ कंजुगेशन जो है कितना कंजुगेशन मिल रहा है। अगर हम बात करें ऐसे तो बात करें तो पाई यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मली तो है 2 ही कंजुगेशन, फ्री रेडिकल कंजुगेशन पाई, यहाँ डॉट आएगा, फिर फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन। यहाँ देखो फ्री रेडिकल कंजुगेशन पाई कंजुगेशन, एक कंजुगेशन है। कितना कंजुगेशन का सेट है, एक बार फिर से सुनो, फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन। अब वो देखो इस कार्बन पे आ जाएगा डॉट, तो डॉट बनेगा 2 डिग्री R डॉट। यहाँ देखो छोटू अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे रेजोनेंस करवाओगे, फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन। फिर यहाँ से चलोगे, अगर यहाँ पे करवा दिए तो फिर यहाँ से चलोगे तो जरा ध्यान से देखो 2 कंजुगेशन है, 2 कंजुगेशन है, लेकिन डॉट देखो कितना डिग्री बन जाएगा, 2 डिग्री R डॉट बनेगा। तो बहु पहले तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दे छोटू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बोलोगे, देखो इस तरह से नहीं करना है, तुम अपना आराम से रेजोनेंस करवाते रहो। करवा के देखो फाइनली कहाँ पे जा रहा है। पहले देखो नंबर ऑफ कंजुगेशन कितना, तो दिख रहा है यहीं से हो जाता है। ये तो फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन है, पाई कंजुगेशन, फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन से डॉट बनेगा,
फिर फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन से अगला डॉट जाएगा, जो डॉट कहाँ पे गया, CH3 पे गया, तो कितना डिग्री R डॉट बन रहा है, 3 डिग्री R डॉट बन रहा है। फिर यहाँ देखो 2 डिग्री। अब बताओ पहले स्टेबिलिटी की बात करें। कंजुगेशन, दो कंजुगेशन कौन कौन सा ऑप्शन में है, पहला में भी ऑप्शन में भी है और तीसरा ऑप्शन में भी दो कंजुगेशन का केस है। लेकिन पहला ऑप्शन में 3 डिग्री R डॉट बन रहा है, उसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एक, एक के बाद होगा आपका 3, 3 के बाद होगा 2। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। और स्टेबिलिटी का उल्टा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर, तो बॉन्ड डिसोसिएशन का ऑर्डर हो जाएगा 2, तब होगा 3, तब होगा 1। सिंपल है, बैठा लो। क्या करना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल लेना, स्टेबिलिटी को रिवर्स कर देना, रिवर्स करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो किसका ऑर्डर आ जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। तो बाबू देखो क्वेश्चन तो बहुत सारा बन सकता है, बस दिमाग में सेट रखना है कि किस तरह से आपको भरना है, बस ये पता होना चाहिए, काम हो जाएगा। जैसे चलो मैं एक क्वेश्चन और आपको समझा दूं कि क्लियर और हो जाए। जैसे मान लो बाबू मैंने ऐसा दिया, खुद से ले रहे हैं क्वेश्चन, CH2 डॉट यहाँ OMe ले रहे हैं बाबू, ध्यान से देखना छोटू। फिर मैंने क्या लिखा, यहाँ लिखा CH2 डॉट CH2H, यहाँ पे मैंने लिखा OMe लिखा है। फिर बाबू मैंने क्या किया कि यहाँ पे ले लिया है CH2, यहाँ H, और यहाँ लिख रहे हैं OMe। देखो वो ये है ABC, इस तरह से दिया हुआ है। और आपको बोल रहा है कि फाइंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE का फुल फॉर्म तो आप समझ में आ ही गया होगा। BDE किसको कह रहे हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को BDE कहा जा रहा है। फाइंड BDE ऑफ CH बॉन्ड। देखो ये है CH बॉन्ड, ये है CH बॉन्ड, ये है CH बॉन्ड फॉर होमोलाइटिक क्लीवेज। अब जैसे कभी होमोलाइटिक क्लीवेज आ जाए, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, होमोलाइटिक क्लीवेज बोलते ही आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो देखो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन अगर होगा तो आप कैसे बनाओगे, पहले ये देखो। अगर हम फ्री रेडिकल का बनाते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैं फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करूं तो कैसे करना है, ध्यान से देखिए। देखो वो होगा क्या कि आपको पता है होमोलाइटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल बना तो OMe लिख दो। फिर देखो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल तैयार कर दो, क्योंकि होमोलाइटिक क्लीवेज से किसका फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल का होता है। फिर बोल रहे हैं होमोलाइटिक क्लीवेज है, किसका फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब वो बस हो गया, काम कंप्लीट है। OMe का यहाँ पे प्लस M लगेगा, मेटा पे माइनस I लगेगा, यहाँ प्लस M लगेगा। प्लस M से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो ABC की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, स्टेबिलिटी वाइज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा A और C होगा, लास्ट में B होगा। AC में क्या बोलेंगे, AC के केस में बोलेंगे कि सर AC में लग रहा है प्लस M। अरे यार ये क्यों हुआ, पहले ये समझ में आया। वो प्लस M से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, माइनस I से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, प्लस M से डोनेट करेगा। देने वाला इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या करेगा, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा छोटू तो सिंपल है ना बाबू कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, A होगा, फिर C होगा, क्योंकि डोनेट कर रहा है। B वाले में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अब प्लस M बाबू है, दोनों ग्रुप सेम है, तो प्लस M नॉट अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, नॉट अ डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो उस वाइज हम लोग माइनस I से सोचेंगे, माइनस I डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे OMe है और इसमें देखो सॉरी इसमें देखो यहाँ पे चला गया। नजदीक है तो ज्यादा खींचेगा, दूर है तो कम खींचेगा। तो उस वाइज हम लोग क्या बोलेंगे, उसके वाइज हमको बोलना है कि C तब A तब B बोलेंगे। एक बार फिर से समझो, फिर से समझो। वो देखो AC में प्लस M लग रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। B में माइनस I लग रहा है, सबसे पीछे फेंका जाएगा। AC में कैसे सोचेंगे, देखो दोनों में प्लस M है, दोनों में OMe सेम ही ग्रुप है, तो प्लस M डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो इंडक्टिव से सोचेंगे। इंडक्टिव में इसका कौन सा इंडक्टिव लगेगा, माइनस I। माइनस I का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, खींचने वाला। देखो प्लस M तो लग रहा है, लेकिन प्लस M से काम नहीं बन रहा है। क्यों नहीं काम बन रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। तो अब इंडक्टिव से जाएंगे तो इंडक्टिव में OMe का लग जाएगा माइनस I। माइनस I लग जाएगा तो आपको पता है कि OMe का अगर माइनस I लग रहा है, क्योंकि आप जान रहे हो कि OMe का कौन सा फैक्ट लगेगा इंडक्टिव में, माइनस I। तो माइनस I डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो A में नजदीक है डॉट के और C में दूर है, फ्री रेडिकल से दूर है। तो दूर है तो बताओ, जो दूर है वो कम खींचेगा, नजदीक है वो ज्यादा खींचेगा, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा C, तब A तब B। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। स्टेबिलिटी को रिवर्स कर दो बाबू तो ऑर्डर मिल जाएगा। स्टेबिलिटी को रिवर्स करोगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर मिलेगा
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा बाबू, जरा ध्यान से देखना है, BAC, क्योंकि स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला ऐसे कि कंपेयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CCl bond for heterolytic cleavage। अब देखो छोड़ो, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज बोल रहा है बाबू, और बोल रहा है कि इसके लिए बताना है। अब जरा ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, मैंने ऐसा दे दिया आपको CH2Cl दे दिया, और मैंने क्या कहा कि भाई एक ऐसा ले लो, यहाँ पे मैंने बोल दिया CH2Cl ले लो। ये A है, B है बाबू। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में आपको पता है कि क्या चीज, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस जाएगा तो बगल वाले पे प्लस आ जाएगा। तो देखो बाबू, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में कार्बोकेटाइन बन गया। होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या बनेगा छोटू, बोलो। होमोलाइटिक क्लीवेज में बाबू तुम्हारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब देखो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है ना, मिथाइल कार्बोकेटाइन है, जिसमें आपको क्या बनता है, डांसिंग रेजोनेंस होता है। कौन सा रेजोनेंस होता है, डांसिंग रेजोनेंस, जिसके बारे में मैंने बता दिया था। और डांसिंग रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन से। तो स्टेबिलिटी वाइज क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, स्टेबल होगा ए, ज्यादा स्टेबल होगा। किससे ज्यादा स्टेबल होगा, बी वाले से। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ए में डांसिंग रेजोनेंस है। और स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो कि होगा बी का ज्यादा होगा ए वाले से। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा है, बी वाले का ज्यादा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। चलिए एक दो और देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंपेयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है ना, CX बॉन्ड फॉर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, अब देखो बाबू ऐसा दे दिया तुमको, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के लिए बोल रहा है। इसके लिए आपसे बोल रहा है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताना है। CH2X है, मान लो बाबू मैंने यहाँ पे NO2 ले लिया है, फिर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है CH2X लिखा बाबू, यहाँ पे मैंने लिख दिया है साइनाइड लिखा है। बाबू देखो ये ऐसे, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान से देखो, इस तरह से आपको जो दिखाई दे रहा है CH2X है, तो CH2 पे तो प्लस हो जाएगा, X पे माइनस। अब देखो बाबू जरा ध्यान से देखना, यहाँ है NO2 है। अगर मैं सेम एज यहाँ पे बात करूँ तो आपको दिखाई भी देगा, यहाँ है CH2 प्लस, और इस वाले पे बोलोगे तो यहाँ है साइनाइड। देखो बाबू ये sp2 है, ध्यान से सुनो, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ लग जाएगा SIR, यहाँ पे है sp हाइब्रिडाइज, यहाँ SIR नहीं लगेगा। SIR नहीं लगेगा तो ये शो करेगा -m, जबकि ये शो करेगा -i से कम खींचेगा, -m से ज्यादा खींचेगा। तो स्टेबिलिटी वाइज कौन स्टेबल होगा, ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा बी वाले से। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उलट दो तो किसका ज्यादा होगा, बी का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा ए वाले से। तो वो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। इसके साथ आपका इंटरमीडिएट समाप्त हो गया है। अब हम लोग अगले क्लास, जो भी बात था फ्री रेडिकल से, अब वो इसमें देखो बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हो, जितना भी बस करना कुछ नहीं, कार्बोकेटाइन हेट्रोलाइटिक, और अगर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ना भी बोले, सीधे क्लीवेज बोल रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन बोल रहा है, तो पता है हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे माइनस, इस पे प्लस। होमोलाइटिक क्लीवेज में बोल दिया तो अच्छी बात है, ना बोला तो आपको इस तरह से चलना है। वैसे होमोलाइटिक क्लीवेज में आपको बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में, और होमोलाइटिक क्लीवेज में बोल देगा वो, तो याद रखना फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और जितना ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा आपका, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना ही कम होने वाला है। तो ठीक है छोटू, आज के लिए हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। अगले क्लास फिर हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हो, रिएक्शन इंटरमीडिएट में जितना अप्लाई था हमने उतना बता दिया है। अब हम लोग आगे की ओर, जैसे 3 वर्चर आपका कार्बिन नाइट्रीन बेंजाइन, वो रिएक्शन के दौरान खिंचाते चला जाएगा।
अब अगले क्लास से हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं मैकेनिज्म में जितना भी इम्पोर्टेंट, अब वैसे नहीं पढ़ाएंगे, इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपको पढ़ाते चले जाएंगे। तो ठीक है छोटू, आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। ओके बाबू, बाय।